अब हम बात कर रहे हैं 2026 की, क्योंकि 2025 का अंत होने वाला है और 2026 में मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स में पैसा बनेगा, सभी तो ये जानना चाहते हैं। तो ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसको हमने दिसंबर में कंटिन्यू किया है और उसमें आज के जो खास मेहमान हैं वो है सुदीप बंदोपाध्याय जी, ग्रुप चेयरमैन इंड्यूट्रेड कैपिटल के। सुदीप जी बताएंगे कि 2026 में उनको मार्केट कैसा लगता है और कौन से स्टॉक्स पे उनकी नजर है। सुदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अजय जी नमस्कार। नए साल के ढेर सारे शुभकामनाएं आपके लिए और आपके टीम और आपके सारे दर्शकों के लिए भी। सर पैसा बनेगा नहीं बनेगा 2026 में? 2025 में तो लेने के देने पड़ गए, इतना मुश्किल मार्केट, किसी ने उम्मीद ही नहीं करी थी कि ऐसी मार्केट भी देखने को मिलेगी। अब 2026 में आपका क्या आउटलुक है? जी देखिए, मेरा आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे लगता है पैसा बनेगा, पर अगर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है तो उसमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो 25-30% रिटर्न हम लोग एक टाइम पे यूज टू हो गए थे, वहां से थोड़ा निकलना पड़ेगा और हम लोगों को रियलिस्टिक रिटर्न 10 से 15% के बीच में रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये रियलिस्टिक रिटर्न है और अच्छा रिटर्न भी है करंट सिचुएशन में, जहां पे रियल इकोनॉमी, रियल ग्रोथ, नॉमिनल ग्रोथ दोनों डबल डिजिट के नीचे आ गया है। तो इस स्थिति में अगर आपको 15% के आसपास रिटर्न इक्विटी से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। तो मैं फिर निफ्टी पे भी 15% ऊपर के टारगेट मान के चलूं, फिर मैं पहुंच जाऊंगा वो वाले ऊपर के लेवल्स पे? आसान होगा क्या निफ्टी की जर्नी? आप क्या फेयर वैल्यू समझते हो सर? देखिए, निफ्टी की जर्नी के बारे में स्पेसिफिकली अगर आप पूछे तो यहाँ पे 2-3 पहलुआ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि एफआईआईज का पार्टिसिपेशन, जैसे हम 2025 में देखते आए, लगातार वो एफआईआईज बेच रहे थे और एफआईआईज का होल्डिंग इंडियन इक्विटीज में रिकॉर्ड लो लेवल पे आ गया है। 17-18 बिलियन तक का बेच दिया है उन्होंने। हाँ, आईपीओ में निवेश भी किया है $6-7 बिलियन, पर ओवरऑल एक नेगेटिव मूड मोमेंटम एफआईआईज की तरफ से देखने को मिला। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आ जाता है, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो इंडिया यूएस का ट्रेड डील अगर साइन हो गया, दूसरा रूस यूक्रेन का समझौता हो गया, तीसरा अगर ऐसा कुछ इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा करने लगा, इससे भी अच्छा, और इंडियन पी मल्टीपल्स और भी बेहतर हो गए हैं, तो ये सारा एफआईआईज को इंडिया में वापस आने के लिए कंपेल कर सकता है, मजबूर कर सकता है। और एफआईआईज अगर जोर शोर से वापस इंडियन मार्केट में आ जाए तो मार्केट जरूर एक बहुत अच्छा मूड, मोमेंटम और दिशा पकड़ लेगा। पर इसके लिए और भी एक चीज पे ध्यान पे रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक कंपनीज का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव होना चाहिए। इंप्रूव हो रहा है, सेकेंड क्वार्टर में भी नतीजे जो एक्सपेक्टेशन थे उससे बेहतर आए। हम लोगों का उम्मीद है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में भी नतीजे अच्छे आएंगे और ये इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। तो ही हम लोग देखेंगे विदेशी निवेशक एक अच्छे रकम लगाने के लिए मार्केट में आएंगे। मेरा यही सवाल है सर, एफआईआईज के ऊपर ही है। आप मेरे को ये बता दो कि एफआईआईज क्या डोनाल्ड ट्रंप को देख के रुके हुए हैं, उनकी पॉलिसीज को देख के रुके हुए हैं, या फिर हमारे इंडिया में वैल्यूएशन ही उतने रिच हैं, बहुत महंगे वैल्यूएशन है जिसकी वजह से एफआईआईज रुके हुए हैं? इन दोनों में से आप क्या मानते हो, क्या सही कारण है? ये दोनों कारण है, पर इंपॉर्टेंट तो वैल्यूएशन, सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन। अगर आप एफआईआईज ज्यादातर यूएस में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि वो एशियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब बाकी सारा एशियन मार्केट्स इंडिया के कंपैरिजन में मल्टीपल अगर आप देखें, बहुत ही रियलिस्टिक मल्टीपल है। इंडिया का मल्टीपल अभी भी ऊपर है। तो वो अगर वहां बैठ के देख रहे हैं तो उनको इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है और इसीलिए बेच भी रहे हैं और नए निवेश ला भी नहीं रहे। हाँ, इसमें अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्रेड डील कर दिया तो एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है जिसमें एफआईआईज भी आना चालू कर सकते हैं। ओके सर, लेकिन ना अभी हमने बाजार में, जैसे साल खत्म होने वाला था ना, तो एक ट्रेंड देखा और उसमें ये था कि ये ऐसा लग रहा है बजट रिलेटेड रैली शुरू हो गई है, खासतौर से पीएसयू स्टॉक्स में। तो आपका क्या व्यू है पीएसयू स्टॉक्स जैसे कि रेलवेज, मेटल माइनिंग और खासतौर से सरकारी खेमा पूरा का पूरा ही एक्टिव हो रखा है, ऐसा क्यों? ये देखिए, बहुत सारे कारण है इसका। आपने एक सही बोला कि एक्सपेक्टेशन बजट को लेके बनना चालू हो गया है और इसमें पीएसयू को लेके एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज ए मोमेंटम इन ए पीएसयू स्टॉक। इसके साथ साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान पिछला बजट में किया गया था और एक्सपेंडिचर हुआ भी है, नए ऑर्डर्स दिए भी गए हैं और उम्मीद ये है कि अगला बजट में भी
जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से होगा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पीएसयू कंपनीज ही होंगे। तो ये सब लेके एक्सपेक्टेशन बन रहे हैं, पर हम हमेशा की तरह मैं यहाँ पे निवेशक को थोड़ा सतर्क रहने की सलाह जरूर दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए और तभी इन स्टॉक्स में निवेश करिए। अगर पीएसयू ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से आप बात करें तो पीएसयू में बीएफएसआई बैंकिंग पर्टिकुलरली हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज पे वहां पे प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में पीएसयू का वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और वहां पे जरूर अभी भी निवेश की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। पर डिफेंस की अगर बात करें या रेलवेज की बात करें, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा जो तबका है मार्केट में वो है मेटल माइनिंग स्टॉक्स। और ये मेटल माइनिंग में ऐसी अपरंपार तेजी हमने देखी नहीं, मतलब मैं तो बहुत सालों से भी नहीं देखी होगी ऐसी तेजी। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, और ये जो बाकी की जो कंपनियां हैं जितनी भी मेटल, जीएमडीसी, नाम गिनवाते चलो मतलब कम पड़ जाएंगे। ये हो गया क्या अचानक से? देखिए, ओवरऑल ग्लोबली एक मेटल्स में बहुत जबरदस्त रैली चल रहा है। आप एल्यूमिनियम उठा ले, कॉपर उठा ले, सिल्वर देख ले, तो गोल्ड ऑफ कोर्स, तो सारे मेटल्स में एक जबरदस्त रैली चल रहा है ग्लोबली। और इसके कारण इंडियन मेटल कंपनीज का भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर में वेदांता देखिए, कितना अच्छा रैली हुआ है वहां पे। हिंदुस्तान कॉपर का जिक्र आपने किया, हिंदुस्तान जिंक देखिए आप, बाकी सारे जो मेटल कंपनीज है उन पे ध्यान दीजिए, हर जगह पे रैली है। हाँ, जीएमडीसी वगैरह कुछ स्टॉक्स में रैली, तो रेयर अर्थ माइनिंग रिलेटेड जो सरकारी पॉलिसीज आ रहे हैं, जो इंसेंटिव स्कीम आ रहे हैं, उसको लेके एक्साइटमेंट है, इसीलिए वहां पे रैली देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू होगी सर? मतलब है वैल्यूएशन गेम है कि बस ऐसी कमोडिटी में तेजी है तो फिर इक्विटी में भी तेजी आ जाएगी? देखिए, कुछ माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हम लोग मानते हैं कि अगला 1-2 साल ग्लोबली एल्यूमिनियम प्राइसेस स्ट्रांग रहेगा, और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम जो कंपनीज उसमें लगे हुए हैं, एल्यूमिनियम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। नेचुरली शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। कॉपर हम लोगों ने देखा, बहुत सारे कारण है, कॉपर में भी जबरदस्त मोमेंटम बरकरार रहेगा। सिल्वर हम लोग देख रहे हैं क्या जबरदस्त मोमेंटम वहां पे है। अब ये मोमेंटम इस रेट पे नहीं रहेगा। गोल्ड सिल्वर दोनों में जिस रेट पे हमने 2025 में अपवर्ड मूवमेंट देखा है, वो रेट स्लो हो जाएगा, पर मोमेंटम जरूर रहेगा गोल्ड सिल्वर दोनों में। सर, पर ये लगे हाथ इस पे बात कर ही लेना, फिर गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ही बात कर लें। पहले तो चलती थी सिल्वर 3-3, 2-2, 4-4 हजार, एक दिन में 10,000, 11,000 कैसे चल सकती है? इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है। और घरेलू बाजार में 2,35,000 का भाव। करना क्या चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर? और क्या ये फंड मैनेजर्स से रैली मिस हो गई है गोल्ड और सिल्वर की? क्योंकि सब बोलते थे कि 10 और 20% से ज्यादा का पोर्टफोलियो तो बनता नहीं गोल्ड सिल्वर में। खरीदारी गोल्ड और सिल्वर में होगी 2025 में, अब क्या करना चाहिए? देखिए, 2 चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करना। पहला तो है ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स दबा के गोल्ड खरीद रहे हैं, और ये क्योंकि डॉलर से थोड़ा हट रहे हैं, जो रिजर्व उनका सेंट्रल बैंक्स के जो रिजर्व है, वहां पे गोल्ड का हिस्सा बहुत ही कम था, और वो अब सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं सारे सेंट्रल बैंक्स, इंक्लूडिंग इंडिया के आरबीआई, चाइना के सेंट्रल बैंक, जापान सेंट्रल बैंक, क्योंकि बहुत सारे अनिश्चयता यूएस को लेके, यूएस डॉलर को लेके, यूएस पॉलिसी को लेके पिछले साल में देखने को मिला है, और इसी कारण ग्लोबली जो सेंट्रल बैंकर्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं। साथ साथ सिल्वर में भी खरीदारी कर रहे हैं, नॉट डायरेक्टली फिजिकल सिल्वर, बट सिल्वर में भी पोजीशन ले रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स भी सिल्वर में पोजीशन ले रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ग्लोबली हर देश में इन्वेस्टर्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं, और इसका कारण भी ये है कि डॉलर से थोड़ा हटना चाहते हैं, करेंसी से थोड़ा हटके फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए गोल्ड सिल्वर में खरीदारी हो रही है। तरह तरह के फंड लॉन्च हुए हैं, गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, कंबाइंड कमोडिटी फंड, और ये फंड में भी जबरदस्त पैसा आ रहा है दुनिया भर में, और ये फंड्स भी गोल्ड सिल्वर की खरीदारी कर रहे हैं। ये सब एक गोल्ड सिल्वर प्राइस में प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है। साथ साथ सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी है, जो कि गोल्ड का नहीं है। सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। जो लेटेस्ट जो गैजेट्स है, एडवांस जो गैजेट्स है, ईवी वगैरह जो आ रहे हैं, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स आ रहे हैं, उसमें सिल्वर का यूज बढ़ रहा है, तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ रहा है, तो सिल्वर का डिमांड वहां से भी आ रहा है। और जैसे हम जानते हैं, गोल्ड सिल्वर का दुनिया भर में लिमिटेड स्टॉक है, लिमिटेड माइनिंग होता है,
तो ये सारा चीज अगर इकट्ठे आप देखें तो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और एक बार मोमेंटम काउंटर कमोडिटी में चालू हो जाता है तो वो कुछ देर तक अपने आप खींचता है। तो एक रैली बिफुएल्स रैली, तो एक रैली और एक रैली को ले आता है, ऐसे ही हो रहा है। पर जरूर मैं यहाँ पे इन्वेस्टर को बताना चाहूंगा कि डोंट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ रैली इन गोल्ड एंड सिल्वर व्हाट यू सॉ इन 25 इन 2026। जरूर अच्छा एसेट क्लास है, जरूर निवेश करिए, एक अपना 1% गोल्ड सिल्वर में जरूर निवेश करिए, फंड के जरिए बेहतर होगा, पर रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन वहां पे रखिए, नॉट द काइंड ऑफ रिटर्न यू सॉ इन 25। अच्छा, अब हम धीरे धीरे उस वाले फेज में भी आ जाएंगे इस इंटरव्यू में जहां पर सुदीप सर अपने स्टॉक्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरे थोड़े और सवाल हैं सर। उसमें सेक्टर स्पेसिफिक ही है और ये सेक्टर बहुत नंबर 1 सेक्टर रहा है पूरे साल, वो है सरकारी बैंक्स। सरकारी बैंक्स में, और दूसरा एनबीएफसीज भी जोड़ लो, एनबीएफसीज में कौन सी कम शक्ति थी, ये श्रीराम फाइनेंस और एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में तो क्या धूम मची है, अभी एमएनएम फाइनेंशियल भी चढ़ना शुरू हुआ था। तो ये पीएसयू बैंक्स और एनबीएफसीज की तेजी क्यों बनी 2025 में, और 2026 में अब निवेशक क्या करें? जो रैली मिस हो गई है, क्या दोबारा मौका मिलेगा लोअर लेवल्स पे खरीदने का, या फिर अब नहीं खरीदना चाहिए 2026 में? नहीं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं तो अभी पहले भी आपसे जिक्र भी कर रहा था कि पीएसयू बैंक मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए, एक कंट्री का सबसे दिग्गज बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1.1 टाइम प्राइस टू बुक में काम हो रहा है, और आप एक एनबीएफसी प्राइवेट सेक्टर का बजाज फाइनेंस देखिए 6-7 टाइम बुक में काम हो रहा है। तो मतलब कोई मतलब लॉजिक नहीं है इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप देगा। हाँ, थोड़ा बहुत वैल्यूएशन गैप हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा बहुत प्रीमियम आप दे सकते हैं, पर इतना बड़ा गैप का कोई मतलब नहीं है, और ये गैप ब्रिज हो रहा है और होगा भी। और आप छोटे मझोले प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक उठा के देख लीजिए, वहां पे भी अच्छा खासा काम हो रहा है, मोमेंटम वहां पे भी है, बिजनेस मोमेंटम, मैं स्टॉक प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस मोमेंटम है। पर वैल्यूएशन के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर का कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आप उठा के देख लीजिए, उसके कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पे काम हो रहा है। तो ये इतना बड़ा डिस्काउंट रहना कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत वैल्यूएशन गैप ब्रिज हुआ है, पर और भी बहुत अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएशन गैप ब्रिज होने का। हम लोगों को स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी बहुत अच्छा लगता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है, सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा लगता है। ऐसे और भी बैंक है पीएसयू सेक्टर में जहां पे खरीदारी की जा सकती है, थोड़ा 1 साल प्लस का नजरिया से, और इसमें डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, यही मैं कहूँगा। और वो एनबीएफसी सर, ये पॉकेट एकदम से एनबीएफसी में रजत जी देखिए, जब रेट ब्याज दरें कम होती है तो बैंकों के लिए एक एडजस्टमेंट का टाइम जरूरी होता है, क्योंकि उनका मार्जिन कम हो जाता है, फिर क्रेडिट डिमांड बढ़ता है और उनका इनकम भी बढ़ता है, तो उसके बाद इवेंचुअली इट्स गुड फॉर देम। पर शॉर्ट टर्म में एनबीएफसी को बहुत बड़ा फायदा होता है रेट कम होने का, क्योंकि वो उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम हो जाता है, और उनका जो इनकम है वो उतना जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि वो सारा लिंक रिलेटेड नहीं होता है, उसमें पास ऑन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, और वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है एनबीएफसी के लिए। कभी भी इकोनॉमी में रेट कम जब हो रहा है तब एनबीएफसी को मोर देन प्रोपोर्शनेट फायदा होता है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑब्वियसली इकोनॉमी में मोमेंटम वापस आया है, जैसे हम लोग सब कह रहे हैं, क्रेडिट डिमांड बढ़ रहा है, और क्रेडिट डिमांड बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट एनबीएफसी को मिल रहा है, और वो देखने को मिल रहा है, उनका जो लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है। थर्ड, एसेट क्वालिटी बहुत सुधार आया है अक्रॉस बीएफएसआई, हर सेगमेंट में एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, सिवाय अनसिक्योर्ड लोन, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जो अनसिक्योर्ड लोन देने वाले हैं, उनके बुक्स में अभी भी थोड़ी दिक्कत है, पर बाकी सारे सेगमेंट्स में सिग्निफिकेंट एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। तो पहली बात, इनकम में अच्छा खासा सपोर्ट मिला है बिकॉज ऑफ रेट रिडक्शन। सेकंड, क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त आया है। थर्ड, एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वैल्यूएशन अपसाइड के लिए। ओके सर, एक और तबका है, दैट इज ऑटोज। जब जीएसटी 2.0 रिफॉर्म हुए थे ना, तब बात ये हुई थी कि एक तो कंजम्पशन में बहुत बेनिफिट होगा, और दूसरा फिर ये जो ऑटोज हैं इनको भी बहुत फायदा होता हुआ नजर आएगा। अब उसमें हुआ ये कि पैसेंजर व्हीकल तो जो चले ठीक है, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स, टाटा मोटर तो चला नहीं, लेकिन जो असली एक्शन हो गया दैट इज इन कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में गदर ही मच गया है। मतलब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जब से डीमर्ज होके आया है तब से वो नए लेवल्स होता चला जाता है। अशोक लेलैंड देखा हमने और आयशर मोटर्स देखा, यहां पर तेजी आ गई। ऐसा क्यों हुआ, और ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के चलते हुआ या फिर कोई और रीजन था?
एक तो जीएसटी 2.0 का थोड़ा बहुत सपोर्ट था, पर सबसे बड़ा रीजन है सरकार के तरफ से, डिफरेंट स्टेट्स के तरफ से और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कमर्शियल व्हीकल का डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी में एक मोमेंटम वापस आया है, कमर्शियल व्हीकल का डिमांड जरूर बढ़ा है। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जो व्हीकल रिप्लेसमेंट पॉलिसीज है डिफरेंट स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है, उसके चलते भी रिप्लेसमेंट डिमांड व्हीकल्स का, कमर्शियल व्हीकल्स का बढ़ा है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, टाटा मोटर्स का जो कंबाइंड टाटा मोटर्स का, उससे सबसे बड़ा एक अनसर्टन फैक्टर था जेएलआर। वो जेएलआर वाला प्रॉब्लम हट गया है। बस कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो कंपनी है, सेपरेट कंपनी, वहां पे जेएलआर का कोई प्रॉब्लम उसके साथ रिलेटेड नहीं है, प्योर प्ले कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। तो कमर्शियल व्हीकल का मोमेंटम अगर कंट्री में आता है तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ऑल्सो विल डू वेल। तो वही हो रहा है। ओके, अब वो फेज आ गया इस इंटरव्यू का जहां पर सब इंतजार कर रहे हैं सर हमारे व्यूअर्स की, सुदीप जी के टॉप पिक्स कौन से होंगे। पहले तो सेक्टर से शुरुआत करते हैं सर। अगर मैं पूछूं आपके टॉप 3-4 सेक्टर्स कौन से होंगे फॉर 2026 जहां पर आउटलुक आपका बहुत स्ट्रांग है। ये पहला तो मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल में पॉजिटिव हूँ। यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे पहले आप जिक्र कर रहे थे, इनकम टैक्स में छूट मिला है जो कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा, ज्यादा पैसा छोड़ रहा है। दूसरा, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है जिससे कि प्राइस में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है। तीसरा, पे कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से सरकारी एम्प्लॉयज, एक सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट करता है कंज्यूमर ड्यूरेबल में मोमेंटम का। देखिए, हम लोग एफएमसीजी की बात करते हैं और बहुत सारे सेगमेंट की बात करते हैं। अब मेरे हाथ में ज्यादा पैसा है, इसका मतलब मैं ज्यादा थोड़ा रोटी खाऊंगा और ज्यादा चावल कंज्यूम करूंगा, ये नहीं होता है ना। पर मेरे पास कोई गैजेट लेना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ लेना है, वहां पे मैं जरूर, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं वहां पे स्पेंड करूंगा। तो वही हो रहा है और वही होगा आने वाले दिनों में। दूसरा एक सेगमेंट जहां पे मुझे लगता है 2026 में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज। यहाँ पे पिछले 2 साल बहुत ही खराब गया है, परफॉर्मेंस भी खराब था, डिमांड खराब था, प्राइसिंग रियलाइजेशन खराब था, पर अब ग्रीन शूट्स विजिबल है और हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा ये सेगमेंट, और वैल्यूएशन अभी भी रियलिस्टिक है। तो यहाँ पे जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। साथ साथ मेरा हमेशा से पसंदीदा सेक्टर है जो कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत जबरदस्त स्पेंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होगा। अगला बजट में भी, पिछला बजट में 11 लाख करोड़ का स्पेंडिंग ऐलान किया गया था और वो हो भी रहा है। अगला बजट में भी शायद इसके लगभग आसपास का कोई अमाउंट आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, तो वो रहेगा। तो इस सेगमेंट के कंपनीज को भी जरूर बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ये आपके टॉप 3 हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स भी नहीं है, इसमें आईटी भी नहीं है और इसमें ऑटो भी नहीं है, इसमें मेटल भी नहीं है। सरप्राइजिंगली आईटी नहीं है सर। आईटी तो स्टॉक्स लोअर एंड पे कुछ समझना शुरू हो गए। नहीं, मैं आपको रजत जी एक चीज बताता हूँ। मेरे बहुत सारे पसंदीदा पीएसयू बैंक स्टॉक्स हैं जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ। जी जी। मेरे पास मेरे मेटल्स में भी मेरे पसंदीदा शेयर्स हैं। वेदांता का जिक्र मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे बहुत ही पसंदीदा शेयर है। मैं पिछले 6-8 महीने से सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी रिकमेंड कर चुका हूँ वेदांता। तो पसंदीदा शेयर्स तो बहुत है, पर आपने स्पेसिफिकली सेक्टर टॉप 3 पूछे थे तो टॉप 3 बताया था, तो मैं रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो इसीलिए 3 का बात किया। और अगर आईटी की बात करें, आईटी डेफिनेटली मेरा पसंदीदा सेक्टर में से एक नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं आईटी सेक्टर में जो मुझे अच्छा लगता है, पर बाय एंड लार्ज मुझे ओवरऑल आईटी में मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है। देखिए, बहुत सारा अनिश्चयता है ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी, यूएस में भी बहुत अनिश्चयता है, और मुझे लगता है ये अनिश्चयता अगला 3 साल जब तक ट्रम्प साहब है तब तक चलेगा। और ये अनिश्चयता यूएस कॉर्पोरेट्स को स्पेंडिंग, खुल के स्पेंडिंग करने से रोक रहा है, और ये जो रुकावट यूएस कॉर्पोरेट्स का स्पेंडिंग में आया है, उसका डायरेक्ट असर इंडियन आईटी कंपनीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। नए ऑर्डर्स मिलना बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स होल्ड कर रहे हैं ऑर्डर, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑर्डर, पुश बैक कर रहे हैं ऑर्डर्स। तो ये सारा नेगेटिव असर इंडियन आईटी कंपनीज पे छोड़ रहा है। इसके साथ साथ मार्जिन पे भी दबाव आ गया है। एआई एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उनके पास अपना कोई एआई टूल नहीं है। वो दूसरों का टूल यूज करके सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पे उनका मार्जिन स्क्वीज हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, आईटी सेगमेंट में ऐसे कुछ कंपनीज हैं
जो कि ऐसे इंडस्ट्री को सर्विस कर रहा है जहां पे बहुत जबरदस्त मोमेंटम है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म सेगमेंट दुनिया भर में बहुत अच्छा चल रहा है, तो कुछ आईटी कंपनीज जो ट्रैवल टूरिज्म को सर्विस करते हैं वहां पे मुझे अच्छा लगता है, उन कंपनीज में मेरा ध्यान है। कुछ ऐसा कंपनीज हैं जो कि ये ऑटोमोबाइल में बहुत बड़ा दुनिया भर में ट्रांजिशन हो रहा है आइस से ईवी, और ये ट्रांजिशन को फैसिलिटेट कर रहा है कुछ आईटी कंपनीज दुनिया भर में, और ये आईटी कंपनीज मुझे अच्छे लगते हैं। तो आईटी में बहुत ही सिलेक्टिवली मुझे कंपनीज अच्छे लगते हैं। जनरली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आईटी। नहीं, पर वो जैसे एआई वाले स्टॉक्स अमेरिका में चढ़ जाते हैं, आप वैसे आप ट्रैक करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने क्लाइंट्स का ये अमेरिकन मार्केट्स में एआई स्टॉक? मैं तो डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, पर ट्रैक जरूर करता हूँ, वो मजबूरी है, करना पड़ता है। तो ये बबल बन गया क्या एआई का? ये तो बताना बहुत बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली वैल्यूएशन लुक्स अनरियलिस्टिक, और ये भी मैं कहूंगा बहुत सारा सर्कुलर ट्रांजैक्शंस वहां पे हो रहा है जो कि वैल्यूएशन को और भी ऊपर ले जा रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना ये .com बबल जैसा है या नहीं, पर वैल्यूएशन तो अनरियलिस्टिक है आज के दिन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, अब सर आपकी टॉप हाई कन्विक्शन लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं वो आप जितने बता सके सर वो सब बता दीजिए, क्योंकि स्टॉक्स की बहुत कमी हो रही है और मार्केट तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है लेकिन पोर्टफोलियोज नहीं चल रहे। तो हम पोर्टफोलियो को धीरे धीरे करके, पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि धीरे धीरे करके बनाएं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क एपेटाइट के को पहले देख लें। लेकिन सुदीप जी अपनी टॉप पिक्स फॉर 2026 हमारे साथ शेयर करेंगे। देखिए, पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिस सेगमेंट का मैंने जिक्र किया, कंज्यूमर ड्यूरेबल में सेगमेंट में मेरा पसंदीदा शेयर है यूरेका फोर्ब्स। यहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, नया मैनेजमेंट टेक ओवर किया है, और उसके साथ साथ कामकाज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके साथ इसमें नोट करने वाली बात है कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में इनका प्रेजेंस है वहां पे इनका लीडरशिप है, और वो तीनों चारों सेगमेंट अगर जहां पे अगर आप ध्यान दें, जैसे वाटर प्यूरिफायर है, वैक्यूम क्लीनर्स है, एयर फ्रेशनर्स है, ये सारे सेगमेंट में डिमांड जबरदस्त है और कंटिन्यूअसली डिमांड बढ़ता रहेगा। और जैसे कहते हैं ना, स्कोप इज अनलिमिटेड, इतना बड़ा स्कोप है हर सेगमेंट में, और कामकाज बहुत अच्छा हो रहा है। वैल्यूएशन भी बड़ा है, पर अभी भी मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने का। तो मैं यहाँ पे जरूर निवेशक को खरीदारी करने की सलाह दूंगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का पॉजिटिव्स का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स है, तो उसमें तो जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा कंपनी, मेरा दूसरा सेगमेंट जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, स्पेशलिटी केमिकल, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। छोटा कंपनी है रिलेटिवली, पर ये एक यूनिक कंपनी है कि वो एरोमा केमिकल्स में है। करीब 90 टाइप के एरोमास बनाते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्री, एफएमसीजी से लेके बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं दुनिया भर में। बहुत सारे 90 देशों में इनका बिजनेस है, डोमेस्टिक मार्केट में बहुत अच्छा पकड़ है। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में जो नीश प्रोडक्ट्स बनाते हैं वहां पे मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है करंट 2026 के लिए, और यहाँ पे निवेशक जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मेरा तीसरा पसंदीदा सेक्टर है, जिसका मैंने जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन इन रिलेटेड। इसका सबसे बड़ा दिग्गज कंपनी, मेरा फेवरेट बहुत दिन से रहा है, आपके प्रोग्राम में भी पहले जिक्र कर चुका हूँ, लार्सन टुब्रो। यहाँ पे और हर रोज नए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बहुत चीप भी नहीं है, अनरियलिस्टिक भी नहीं है। आप थोड़ा लंबा सोच के वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, लंबा सोच के खरीदारी कीजिए लार्सन टुब्रो में। और यहाँ पे आप 3, 5, 10 जितना साल के लिए रहना चाहते हैं रहिए। बहुत ही अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स लगभग 50% है जो कि मार्जिन एक्रेटिव है। तो ये बहुत ही अच्छा एक सेगमेंट है जिसमें डोमेस्टिक मोमेंटम है, इंटरनेशनल मोमेंटम है, दोनों साइड से मोमेंटम जबरदस्त है। और इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कैपिटल गुड्स में भी दिग्गज है, और खास बात है डिफेंस में भी बहुत बड़ा प्लेयर है। जैसे हम जानते हैं डिफेंस में बहुत ज्यादा मोमेंटम है, तो डिफेंस का जब भी खबर आता है लोग पीएसयू सेक्टर, पीएसयू कंपनीज के पीछे दौड़ते हैं। पर मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आपको डिफेंस में ही खरीदारी करनी है तो लार्सन लीजिए, ये भी बहुत बड़ा डिफेंस का प्लेयर है, और यहाँ पे वो डिफेंस छुपा हुआ है बाकी सारे बिजनेस के अंदर। तो 3 जो मेरे सबसे टॉप सेगमेंट्स थे उनसे स्टॉक का तो मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसके साथ साथ पीएफएसआई में मैं जैसे आपसे पहले जिक्र कर रहा था, पीएसयू में मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, खरीदारी कीजिए, लंबी अवधि का सोचिए, निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तरफ से छोटे मझोले बैंक का मर्जर कुछ बड़े बैंकों के साथ होने की बात चल रही है। देखिए उस पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कब होगा, कौन सा बैंक किसके साथ मर्ज करेगा, ये सब इन द रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन है। पर ये सब अगर आप भूल भी जाते हैं तो भी शेयर फंडामेंटल और वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करने लायक है। और वो जो आपने वेदांता बोला था मेटल माइनिंग स्पेस में, सर उसमें डीमर्जर हो रहा है, एक कंपनी से बहुत सारी कंपनियां निकलेंगी, तो ये उसके चलते कुछ वैल्यू अनलॉकिंग का कैंडिडेट है, तो कितनी फेयर वैल्यू हो सकती है सर? 100%। देखिए मैं तो वेदांता का 400 450 के लेवल से सबको रेकमेंड कर रहा था। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम, इसका करीबन 45-50% प्रॉफिट एल्यूमिनियम से आता है, और एल्यूमिनियम ऑल टाइम हाई पे है। अगला 2 साल मैं आपको बता रहा था कि मेरा व्यू एल्यूमिनियम में पॉजिटिव है, तो वेदांता के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। वेदांता का जो सब्सिडियरी है हिंदुस्तान जिंक, वो एक ही कंपनी है जो सिल्वर बनाता है इंडिया में, सिल्वर जिसका प्रोडक्ट है। तो आप देखिए क्या फैंटास्टिक पोजीशन में है कि सिल्वर का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और उसका फायदा हिंदुस्तान जिंक और वेदांता को मिल रहा है। साथ साथ बाकी जो सारे बिजनेस है इनके, जो ऑयल है, स्टील है, हर जगह पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और जो वैल्यू अनलॉकिंग की जबरदस्त संभावना है, जो डीमर्जर जिसको लेके बहुत शंका था, बहुत इश्यूज थे, ऊपर नीचे चल रहा था, पर अब वो डीमर्जर एक तरह से कंफर्म्ड हो गया है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट हैपेंस। तो ये जब डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो 100% यहाँ पे और भी वैल्यू अनलॉकिंग होगा। मैं तो यहाँ पे 750 रुपए का तक का टारगेट देख रहा हूँ अब 1 साल के लिए। ओवरऑल सम ऑफ पार्ट्स अगर देखें डीमर्जर के बाद, आपको शायद 750-800 रुपया तक का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी कर सकते हैं। लास्ट सवाल सर, प्राइमरी मार्केट से होगा। 2025 में 107 आईपीओ आए और उन्होंने लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाए कंपनियों ने। अब कुछ प्रमोटर्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने, पीई फंड्स ने हिस्सा भी बेचा है। ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है वैसे कि प्रमोटर्स ने और इंस्टीट्यूशंस ने, पीई फंड्स ने बहुत हिस्सा भी बेचा है इस बाजार की इस रैली में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो ये सोच कर आते हैं कि फटाफट से लिस्टिंग गेन कमाएंगे और घर ले जाएंगे पैसा, उसमें हुआ ये कि 51 शेयर जो है वो अपने लिस्टिंग प्राइस से लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज, और जो बाकी बचे 56 वो अपने लिस्टिंग प्राइस से ऊपर कर रहे हैं कामकाज। तो बटा आईपीओ बाजार था सर। अब आपका मैसेज फॉर 2026 क्या होगा? इन्वेस्टर्स को क्या होगा? प्राइमरी मार्केट को कैसे अप्रोच करें? देखिए प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट जैसा ही है रजत जी। आपको शेयर को देखना है, क्या प्राइस पे आप शेयर खरीद रहे हैं, उसको उस पे ध्यान देना है। बाकी सारे फैक्टर्स भी आपको कंसीडर करना है। आईपीओ का अगर प्राइस सही रहे और कंपनी अगर सही सेक्टर में है, तो मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है वहां पे खरीदारी करने में। हाँ प्राइस ऊपर नीचे होता है, पर अभी देखिए कितने अच्छे अच्छे लिस्टिंग्स भी हुए हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की अब अगर बात करें कि जबरदस्त लिस्टिंग हुआ है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, आप मीशो को देखिए कितना। पर मीशो तो प्रॉफिट नहीं कमाती, ग्रो भी नहीं, और लेंसकार्ट भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट दिखा रखा था। जी देखिए कंपनी का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे आया है, कैश फ्लो पॉजिटिव बोल रहे हैं और कैश फ्लो पे ध्यान रख रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की बात ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत जबरदस्त है। और कंपनी अगर, बहुत सारे कंपनी जैसे हमने देखे हैं जो प्रॉफिट की बात ही नहीं करते थे, पर ये लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कैश फ्लो पे ध्यान है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो आईपीओज आ रहे हैं वो आईपीओज में आप वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, कंपनी का परफॉर्मेंस, जो पास्ट परफॉर्मेंस, उस पर जरूर ध्यान दीजिए, और आने वाले जो सेगमेंट में है उस सेगमेंट में आप देखिए क्या अपॉर्चुनिटी है। ये तीनों चीज पे आप ध्यान रखिए और उसके बाद निवेश करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक चीज मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा रजत जी, अगर प्रोमोटर जो पीई फंड हो या खुद इंडिविजुअल प्रोमोटर हो, अगर वो ऑफर फॉर सेल के जरिए थोड़ा बहुत शेयर बेच रहा है, उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने निवेश करके कंपनी को खड़ा किया है, इतना दूर तक लाए हैं। थोड़ा बहुत अगर एग्जिट लेना चाहते हैं उसमें कौन सी बुराई है। अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का जब इश्यू आया तो पेरेंट कंपनी ने शेयर बेचा, ऑफर फॉर सेल ही था, पर कंपनी तो बेहतरीन कंपनी है, निवेशक ने निवेश किया, जिसको शेयर मिला उसको तो लॉटरी लग गया। तो प्रमोटर बेच रहा है इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। आपको कंपनी पे ध्यान, वैल्यूएशन पे ध्यान और प्रोस्पेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सही है तो बिल्कुल निवेश करिए। आखिरी बात मैं यहाँ पे ये कहूंगा, इंडियन मार्केट में अच्छे कंपनीज का लिस्टिंग होना बहुत जरूरी है, इससे मार्केट का डेप्थ बढ़ता है। आप देखिए आज एक एक्सचेंज लिस्टेड है, बीएसई, एनएसई लिस्टेड नहीं है। जब एनएसई लिस्टेड होगा
मुझे तो लगता है बहुत अच्छा होगा। एक जबरदस्त, बहुत ही प्रॉफिटेबल, अच्छा कंपनी लिस्टिंग हो रहा है और उसमें एक मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हमको कोई इक्विटी मार्केट में शेयर हिस्सेदारी खरीदना है तो आज मेरे पास सिर्फ बीएससी बचा है, कल मेरे पास एक ऑप्शन हो जाएगा एनएससी, तो ये तो अच्छा है। तो नई कंपनीज को आना, लिस्टिंग होना, ये इंडियन मार्केट के फंडामेंटल्स के लिए, हेल्थ के लिए, फ्यूचर के लिए सही है। मार्केट का डेप्थ बढ़ना बहुत जरूरी है। राइट सर। सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बिस्तर को अपना समय देने